तो कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जिसका नाम कैंग बिटना है और वो इस वक्त काउंसलिंग में है। वो कहती है मैं एक डीमन हूँ और हेल से यहाँ पर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस ह्यूमन बॉडी को पोजेस्ड किया है जिसका नाम कैंग बिटना है। मैंने इस बॉडी को चूज नहीं किया था, पर इसकी फेस काफी प्रिटी है जिससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। एक डॉक्टर कहता है तो क्या इसका मतलब बिटना मर चुकी है? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बिटना काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट होता है। जब दरवाजा खुलती है तो वो उसके अंदर चली जाती है। दरअसल इस जगह का नाम मर्डरर्स हेल है और यहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं जिसका नाम जस्टिका है और वो मर्डरर्स हेल की जज है। वहीं पर हम एक और डीमन को देखते हैं जिसका नाम बालक है और वो जस्टिका का असिस्टेंट है। यहाँ पर एक आदमी का ट्रायल चल रहा होता है। जस्टिका अपने असिस्टेंट से पूछती है कि ये लड़की कौन है, क्या ये इंसान आखिरी नहीं था? बालक कहता है ये काफी अजीब है, देखा जाए तो ये आज का आखिरी इंसान है। जस्टिका कहती है उसको ब्रांड करके गहना में भेज दो। बालक उस आदमी के फोरहेड पर ब्रांड लगाता है जिससे वो गायब होकर गहना में चला जाता है। मतलब कि उस आदमी ने जिंदा रहकर जो अपराध किए थे उसकी सजा भुगतने के लिए उसको हेल भेज दिया गया। ये सब देखकर बिटना काफी डर जाती है और कहती है क्या यहाँ पर मेरा ट्रायल होगा? वैसे मैं भी एक जज हूँ। ये सुनकर जस्टिका हैरान रह जाती है और कहती है आखिर एक जज यहाँ पर कैसे आ गई? बिटना बताने लगती है कि उसको नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है। किसी ने पार्क में उसको चाकू मार दिया था, लेकिन जस्टिका उसकी पूरी बात नहीं सुनती है और कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ मर्डरर्स को हैंडल करती हूँ और इस कोर्ट में सिर्फ मर्डरर्स ही आ सकते हैं। बिटना बताने लगती है कि उसने किसी को नहीं मारा है। बालक कहता है जस्टिका हमें पहले सब कुछ अच्छे से पता कर लेना चाहिए क्योंकि ये लड़की आज के लिस्ट में नहीं है। जस्टिका कहती है ये यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे डिसीजन लेना ही होगा। जस्टिका बिटना से कहती है चलो मान लेते हैं कि तुमने एक इंसान को मारा है तो एक मर्डर के लिए तुम्हें हेल में 20,000 साल तक सजा काटनी होगी। फिर वो बालक से कहती है कि इसको ब्रांड कर दो। बालक कहता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। अगर मैंने इसको ब्रांड कर दिया तो ब्रांड को हटाया नहीं जा सकता और अगर बेल गुस्सा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जस्टिका उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर लूंगी। फिर वो बालक से ब्रांड लगाने वाला चाकू ले लेती है। बिटना रोने लगती है और बार बार कह रही होती है कि उसने किसी को नहीं मारा है, पर जस्टिका उसकी एक नहीं सुनती है और उसको ब्रांड करके हेल में भेज देती है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर हेल का डायरेक्टर बेल आता है और कहता है जिस अपराधी को फेक हेल में सजा मिलनी चाहिए थी उसको तुमने ब्रांड करके हेल भेज दिया। तो जस्टिका क्या तुम अपनी गलती कबूल करती हो? लेकिन जस्टिका अपनी गलती मानने से मना कर देती है। बेल कहता है क्या तुमने उसकी बातें सुनी थी? अगर सुन लेती तो तुमसे ये गलती नहीं होती। जस्टिका कहती है जज का काम अपना फैसला सुनाना होता है, ना कि अपराधी की बकवास सुनना। बेल कहता है जो भी है पर तुमसे गलती हुई है तो तुम अब इंसानों की दुनिया में जाओगी और तुम्हें 10 मर्डरर्स को सजा देनी होगी जो कि बेरहम हो, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। तुम उनकी जिंदगी लोगी और उनको हेल में भेजोगी। तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है और तुम्हें ये सब एक इंसानी शरीर में रहकर करना होगा। तो तुम उस लड़की के बॉडी में चली जाओ और अपने काम पर लग जाओ और अगर तुमने टाइम पर ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम मर जाओगी। वो बालक को भी जस्टिका के साथ इंसानी दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है। जस्टिका ये काम करने से मना करती है तो बेल कहता है अगर तुम इस मिशन पर नहीं गई तो तुम्हें अभी ही मरना होगा। फिर वो जस्टिका को मारने लगता है। जस्टिका मरना नहीं चाहती इसलिए वो मिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद जस्टिका बिटना के बॉडी के पास आती है और उसके सिर को टच करती है जिससे वो बिटना की सारी मेमोरीज देख लेती है। उसको ये भी पता चलता है कि पार्क में किसी ने उसको चाकू मार दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर वो बिटना के बॉडी में चली जाती है। ये सारी बातें बिटना काफी सारे डॉक्टर्स को बताती है क्योंकि डॉक्टर्स उसका काउंसलिंग ले रहे होते हैं। बिटना कहती है मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी आप सबको जो भी बताया वो सच है या फिर मैंने आप सभी को बेवकूफ बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई है? उसके बाद हम बिटना को एक डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। वो डॉक्टर कहती है मैं अब तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेना। डॉक्टर बिटना को उसकी
हेल्थ रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा होता है कि बिटना को साइक इवैल्यूएशन, PTSD और डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। उसके बाद बिटना कोर्ट आती है क्योंकि वो एक जज है। कोर्ट में हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं और आज उसका ही ट्रायल है। बिटना कहती है मैं आज बहुत बिजी हूँ इसलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। तो डिफेंडेंट अपना नाम और काम बताओ। तो वो कहता है मेरा नाम हान दाओन है और मैं वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 2 का लेफ्टिनेंट हूँ। बिटना वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है जिससे सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई भी जज कोर्ट में ऐसा नहीं करता है। बिटना कहती है तुम्हारा कोई लॉयर नहीं है, ऐसा क्यों? तो हान कहता है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। बिटना कहती है लोग अपने लिए लॉयर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कोई गलती की है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि आज का ट्रायल तुम ही जीतोगे? तो हान कहता है ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर जस्टिस मौजूद है तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। बिटना कहती है अरेस्ट करने के टाइम पर क्या हुआ था डिटेल में बताओ। तो हान कहता है मैं एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था जो कि एक सिटीजन को बुरी तरह पीटने के बाद भाग रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया था, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था तो उसने चाकू निकाला और मुझ पर हमला किया जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। मैंने उसको अरेस्ट किया था, फिर बाद में ट्रायल भी हुआ पर वो आसानी से छूट गया, उसको बस छोटा सा फाइन पे करना पड़ा। फिर ट्रायल के बाद उसने मुझ पर केस कर दिया। उसका कहना है कि जब मैंने चाकू को किक किया था तो उसके हाथ में बुरी तरह चोट लग गई थी। उस आदमी के लॉयर ने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया होता है जिससे बिटना को पता चलता है कि उस आदमी को रिकवर होने में 2 हफ्ते लगे थे। बिटना कहती है उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया गया है, मैं देखना चाहती हूँ कि उसको कितनी चोट लगी है। लॉयर कहता है विक्टिम अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इंजरी की वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। जो सुनकर बिटना धीरे से कहती है उसको भूखा ही मर जाना चाहिए था, केस करने की क्या जरूरत थी। पर ये बात सभी लोग सुन लेते हैं। विक्टिम का लॉयर कहता है आप इस केस का मजाक उड़ा रही हैं, ये ठीक नहीं है। तो बिटना कहती है इस केस का मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है, पुलिस बस ऐसे ही वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी, उसने हमला करने के लिए चाकू निकाला था तो ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या उसे कहना चाहिए था कि प्लीज सर मुझे अपना चाकू दे दीजिए, या फिर देने का मन नहीं है तो मेरे पेट में घुसेड़ दीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस को उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और वहीं पर मर जाना चाहिए था? विक्टिम की मॉम PTL ग्रुप की प्रेसिडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि विक्टिम जो चाहे वो कर सकता है। बिटना अपनी घड़ी देखती है और कहती है मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर वो हान से पूछती है कि क्या उसको कुछ और भी कहना है। तो हान कहता है हर रात जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मुझे उस दिन का पछतावा होता है। अगर मुझे पता होता कि मुझ पर केस होने वाला है तो मैं कुछ अलग करता। मुझे चाकू को किक करने के बजाय सच में उसके हाथ पर जोर का किक करना चाहिए था, और जब मैं उसको हथकड़ी पहना रहा था तो मुझे उसके हाथ को और जोर से मरोड़ना चाहिए था। मुझे बस इन्हीं बातों का पछतावा है। ये सब सुनकर बिटना काफी हैरान रह जाती है और हान के बेखौफ एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस होती है। हान ने कोई गलती नहीं की थी तो वो ये ट्रायल जीत जाता है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनको उनकी टीचर्स कोर्ट घुमाने लाई होती है। बच्चे टीचर से पूछते हैं कि गॉडेस ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। टीचर बिटना को जाते देखती है तो कहती है क्यों ना हम इसका जवाब जज से ही पूछे। टीचर बिटना से कहती है जज साहिबा क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? बिटना कहती है मैं कोई जज नहीं हूँ। तो बच्चे कहते हैं आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि आपने जो कपड़े पहने उससे साफ पता चल रहा है कि आप जज हैं। एक जज होकर आप झूठ कैसे बोल सकती हैं? बिटना कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। हान वहीं से गुजर रहा होता है तो वो बिटना को बच्चों से बात करते हुए देखता है। बिटना बच्चों से कहती है तुम लोग डरना मत, दरअसल मैं एक डीमन हूँ, बहुत ही डरावनी डीमन। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चे कहते हैं आप झूठ मत बोलिए, कोई डीमन इतनी प्रिटी थोड़ी ना होती है। डीमंस के सिर पर सींग होते हैं और वो बहुत ही डरावने दिखते हैं, पर आप तो बहुत प्रिटी हैं। बच्चों से अपनी तारीफ सुनकर बिटना काफी खुश हो जाती है और कहती है तो बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो? तो बच्चे पूछते हैं कि गॉडेस ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? तो बिटना कहती है ये काफी अच्छा सवाल है, दरअसल वो बुरे लोगों के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही है। बच्चे कहते हैं हाइड एंड सीक खेलने के लिए उनको तलवार क्यों चाहिए? तो बिटना कहती है ताकि उसकी मदद से बुरे लोगों को सजा दे सके। एक बच्ची पूछती है कि ये जस्टिस क्या होती है? तो बिटना कहती है अच्छे लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीते हैं और बुरे लोगों को सजा दी जाती है, इसे ही जस्टिस कहते हैं।
हैं। बच्चे कहते हैं पर बुरे लोग भी तो अच्छी जिंदगी जीते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बिटना कहती है क्योंकि इस दुनिया में जस्टिस नहीं है। फिर वो बच्चों से जोर जोर से कहलवाती है कि जस्टिस मर चुका है, ये किसी को नहीं चाहिए। ये सब देखकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद बिटना दौड़ते हुए अपनी कार के पास आती है और उसके पीछे पीछे हान भी वहाँ पर आता है। बिटना कहती है अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गए। वो अपना सारा सामान हान को पकड़ा देती है और उसको बताती है कि सारा सामान वो 5th फ्लोर के 18th क्रिमिनल डिवीजन में पहुंचा दे। वहाँ पर तुम्हें एक मोटा आदमी दिखेगा, उसको सारा सामान दे देना। इतना कहकर वो अपने कार में बैठ जाती है। तो हान कहता है मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आपने मेरा साथ क्यों दिया। बिटना कहती है क्या तुम इससे खुश नहीं हो? क्या मुझे तुम्हें मौत की सजा दे देनी चाहिए थी? देखो सच ये है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। क्या तुम जानते हो कि मुझे क्रिमिनल कोर्ट का जज का काम करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोगों से मिल पाती हूँ जो लोग हेल में जाना डिजर्व करते हैं। इसीलिए मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही थी। तो हान कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। वैसे आपको किसी भी केस में मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। फिर वो अपना कार्ड बिटना को देता है। बिटना कार्ड नहीं लेती है, बस कार्ड पर लिखा हर चीज पढ़ लेती है और कहती है मैंने सब कुछ याद कर लिया। फिर वो चली जाती है। हान काफी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में उसने सब कुछ याद कर लिया। फिर हम बिटना के असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम मांदो है और हमें पता चलता है कि इस बॉडी को बालक ने पोजेस्ट किया है। वो और बिटना मिलकर अब तक एक भी क्रिमिनल को मारकर हेल नहीं भेज पाए हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर मांदो कहता है क्या एक क्रिमिनल को मारना इतना मुश्किल है? वहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं और वो भी बिटना की असिस्टेंट है। तभी वहाँ पर हान आता है और मांदो को देखकर अपने मन में कहता है क्या उसने इसी मोटे आदमी के बारे में कहा था? फिर वो मांदो को बिटना का सारा सामान दे देता है और उसको बताता है कि बिटना ने ही उसको सामान यहाँ पर पहुँचा देने को कहा था। बिटना की असिस्टेंट पूछती है कि जज बिटना कहाँ पर है? तो हान कहता है मुझे नहीं पता, वो कहीं जाने के लिए बहुत जल्दी में थी। फिर हम बिटना को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलने के लिए चर्च आती है। उस लड़की का नाम मिन जियोंग है। वो गॉड के सामने प्रे करते हुए काफी रो रही होती है। तो बिटना कहती है गॉड बहुत निर्दयी है। क्या तुम जानती हो कि गॉड हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पर उनको पूरा नहीं करते? मिन जियोंग पूछती है कि आप कौन हैं? तो वो कहती है मैं जज कांग बिटना हूँ और मैं ही तुम्हारा केस लेने वाली हूँ। मिन जियोंग कहती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या आपने किसी को मेरा पीछा करने के लिए रखा है? तो बिटना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, एक जज होने के नाते मैं बस इस केस की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मिन जियोंग कहती है मैंने ऑलरेडी पुलिस को सब कुछ बता दिया है और नॉन पनिशमेंट लेटर भी सबमिट कर दिया है। तो बिटना कहती है मुझे तुम्हारा नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट करना अजीब लगा। उसने तुम्हें बहुत ज्यादा मारा था और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, तो तुम उसे माफ कैसे कर सकती हो? फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मिन जियोंग के बॉयफ्रेंड ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। बिटना कहती है तुम झूठ बोल रही हो कि तुमने उसे माफ कर दिया। तो मिन जियोंग कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। बिटना कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे सच बताओगी तभी मैं सही फैसला ले पाऊंगी। तो मिन जियोंग कहती है मुझे अब और कुछ नहीं कहना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। बिटना उसके पीछे आती है और उसको रोक कर कहती है कल पहला ट्रायल है, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मुझे तुम्हारा नॉन पनिशमेंट लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिन जियोंग कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए मैंने वो लेटर सबमिट किया है, इसीलिए प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद करिए। तो बिटना कहती है देखो मैं एक जज हूँ, सही फैसला करने के लिए मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिन जियोंग कहती है आप एक जज होंगी पर आपका ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है? मिन जियोंग कहती है ऑफिसर ये लड़की मेरा पीछा कर रही है। ऑफिसर कहते हैं देखिए मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। तो बिटना कहती है दरअसल ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, असल में मैं एक जज हूँ। ऑफिसर कहते हैं क्या आप हमें अपना गवर्नमेंट ID दिखा सकती हैं? बिटना अपनी पॉकेट चेक करती है, तभी उसको याद आता है कि उसने तो अपना सारा सामान हान को दे दिया था। तो बिटना कहती है देखिए मेरे पास अभी वो ID तो नहीं है पर आप मेरा पर्सनल ID चेक कर सकते हैं। वो अपना पर्स, फोन, हर चीज चेक करने के लिए ऑफिसर को दे देती है। ऑफिसर बिटना की हेल्प
हेल्थ रिपोर्ट देख लेते हैं जिससे उनको पता चलता है कि बिटना को PTSD और डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। तो ऑफिसर कहते हैं मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। फिर हम हान को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उसको एक लेडी ऑफिसर पीछे से हक करती है। तो हान कहता है आप ये क्या कर रही हैं? तो मिस किम उसको पीटने लगती है और कहती है क्या एक माँ अपने बेटे को गले भी नहीं लगा सकती? तुम ट्रायल जीत गए पर अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहना। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल लो। वैसे एक बात बताओ तुम्हारे केस को हैंडल करने वाला जज कौन था? तभी वहाँ पर ऑफिसर आकर मिस किम से कहते हैं मिनजियोंग ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। मिस किम कहती है मून जियोंग जुन तो जेल में है तो फिर ये कौन है? ऑफिसर कहते हैं उसको यहाँ पर लेकर आया गया है पर ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर ऑफिसर बिटना को लेकर आते हैं। उसको देखकर हान काफी हैरान रह जाता है। जब बिटना हान को देखती है तो कहती है नुबोंग पुलिस स्टेशन वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 2 का लेफ्टिनेंट हान दायोन तुम ही हो ना? ये सब सुनकर हान काफी हैरान रह जाता है कि इसको तो सच में सब कुछ याद है। अगले सीन में हान बिटना की सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहा होता है। तो बिटना कहती है मुझे लगा था कि हम इससे क्लोज हैं, क्या नहीं है? ये सुनकर ऑफिसर्स और हान की मॉम काफी हैरान रह जाते हैं। तो हान उन सबसे कहता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। फिर वो बिटना से पूछती है कि वो मिनजियोंग को फॉलो क्यों कर रही थी। बिटना कहती है मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी। हान पूछता है आपको क्या पूछना था? तो बिटना कहती है मैं जानना चाहती थी कि वो क्या सच छुपा रही है और वो क्या फील कर रही है। हान कहता है आपको ये सब जानने की क्या जरूरत है? तो बिटना कहती है मैंने सुना है कि उसके केस की लीड डिटेक्टिव तुम थे, उसके ट्रायल की जज इंचार्ज मैं हूँ। हान कहता है इसका मतलब आपको नॉन पनिशमेंट लेटर पर डाउट है, सही कहा ना? तो बिटना कहती है फेयर ट्रायल के लिए मुझे सच जानना है ना कि झूठ, क्योंकि सच को बाहर लाना और बुरे लोगों को सजा देना यही जज का काम है। ये सब सुनकर हान काफी इम्प्रेस्ड होता है। फिर जब बिटना पुलिस स्टेशन से जा रही होती है तो हान कहता है मैंने ये किसी को नहीं देखने दिया और बिटना को उसका मेडिकल रिपोर्ट देता है। बिटना कहती है मुझे ऐसे मत देखो, किसी पागल डॉक्टर ने मेरा मिसडायग्नोस्ड किया था। तो हान कहता है पर मैंने देखा था कि ये तो कोरिया के मोस्ट फेमस हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। बिटना कहती है तो डिटेक्टिव इस रिपोर्ट को देखकर तुम्हें क्या लगता है? तो हान कहता है मैंने आपको कुछ बच्चों से ये कहते हुए देखा था कि आप एक डीमन है। बिटना कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे इलाज की जरूरत है? तो हान कहता है मुझे नहीं पता कि डीमंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर वो होते तो दुनिया ऐसी हालत में ना होती। बिटना कहती है तुम गलत हो, इसमें भगवान या फिर शैतान की कोई गलती नहीं है, बल्कि खुद इंसानों ने ही इस दुनिया को ऐसा बना रखा है। तो हान कहता है मुझे लगता है कि आपने सही कहा। बिटना कहती है तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे इलाज की जरूरत है? तो हान कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीमन है या फिर नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप एक काबिल जज हैं। बिटना स्माइल करती है और कहती है क्या तुम्हें सीधा जवाब देना नहीं आता? चलो छोड़ो इसे, अब मैं चलती हूँ। तो हान कहता है कल के ट्रायल में प्लीज आप सही फैसला करिएगा। उसके बाद हमें अगले दिन ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं डिफेंडेंट जियोंग जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड को अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में 3 बार बहुत बुरी तरह पीटा था। जब विक्टिम ने ब्रेकअप करना चाहा था तो जियोंग जुन ने उसको बहुत बुरी तरह मारा था और उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिटना कहती है डिफेंडेंट क्या तुम ये सारे चार्जेस कबूल करते हो? जियोंग जुन का लॉयर कहता है हम मारपीट का चार्जेस कबूल करते हैं, पर डिफेंडेंट ने धमकी नहीं दी थी और विक्टिम ने जो नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट किया है उससे ये बात साफ हो जाती है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं विक्टिम ने झूठ कहा है क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। तो लॉयर कहते हैं ये बस प्रोसिक्यूशन का एक तरफा दावा है। बिटना कहती है ठीक है चलो अब एविडेंस की बात करते हैं। प्रोसिक्यूटर कहते हैं हमने कुछ फोटोज सबमिट किए हैं जो कि विक्टिम के असॉल्ट के तुरंत बाद एविडेंस के तौर पर लिया गया था। फिर सभी लोग फोटोज देखते हैं जिससे साफ पता चल रहा होता है कि मिनजियोंग को उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत बुरी तरह मारा था। इन फोटोज को देखकर जियोंग जुन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। बिटना उससे पूछती है कि तुमने उसको क्यों पीटा था? जियोंग जुन कहता है हम बस लड़ रहे थे, मैंने उससे माफी भी मांगी थी पर वो बार बार कह रही थी कि उसको ब्रेकअप करना है। इससे मुझे गुस्सा आ गया था और जब मैं होश में आया तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। बिटना कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं है? जियोंग जुन कहता है मैं ये कबूल करता
करता हूँ कि मैंने उसको मारा था, पर मैंने उसको कभी भी धमकाया नहीं था। प्रोसिक्यूटर कहते हैं जब उसने कहा था कि चलो ब्रेकअप करते हैं तो तुमने कहा था कि चलो हम साथ में मर जाते हैं, क्या ये धमकी नहीं है? जियोंगजुन कहता है सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गया था। मेरे मन में ख्याल आने लगा था कि ब्रेकअप करने से ज्यादा अच्छा मर जाना बेहतर होगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसको धमका नहीं रहा था, बस उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। जियोंगजुन काफी रोने लगता है तो बिटना उसको चुप हो जाने के लिए कहती है, पर वो चुप नहीं होता है। तो बिटना चिल्लाकर कहती है कहा ना चुप हो जाओ। तो जियोंगजुन रोना बंद कर देता है। उसका लॉयर कहता है योर ऑनर, डिफेंडेंट बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ा हुआ है, इसीलिए उसको नहीं पता है कि हेल्दी वे में प्यार कैसे करते हैं, पर विक्टिम के लिए उसका प्यार सच्चा है। बिटना कहती है तुम चाहते हो कि मिन जियोंग मर जाए, सही कहा ना? तो जियोंगजुन कहता है ऐसा नहीं है, अगर ये मिन जियोंग के लिए बहुत मुश्किल है तो मैं अब से उसके आसपास भी कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद प्रोसिक्यूटर कहते हैं डिफेंडेंट ने जो किया है उसके लिए प्रोसिक्यूशन उसको 1 साल की सजा देनी चाहिए रिकमेंड करता है। बिटना जियोंगजुन को उसका फाइनल स्टेटमेंट देने को कहती है। तो जियोंगजुन कहता है मैं जानता हूँ कि अब मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद बिटना कहती है तो आज का ट्रायल यहीं पर खत्म होती है। अब हम अगले ट्रायल में मिलेंगे जब डिफेंडेंट को सजा सुनाई जाएगी। फिर जब जियोंगजुन को डिटेंशन सेंटर लेकर जा रहे होते हैं तो वहीं पर मिन जियोंग के मॉम डैड खड़े होते हैं। जियोंगजुन उनके पास आता है और कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मिन जियोंग की मॉम कहती है पर हमें कुछ नहीं सुनना। जियोंगजुन अपना सिर झुकाकर उनसे माफी मांगता है, पर उसने जो किया था उसको उसका जरा भी पछतावा नहीं होता है। वो स्माइल करते हुए कहता है मिन जियोंग ठीक तो है ना? उसको स्माइल करते देखकर मिन जियोंग के मॉम डैड और हान काफी हैरान रह जाते हैं। फिर हम बिटना को उसके ऑफिस में देखते हैं। मांदो से पूछता है कि वो जियोंगजुन को क्या पनिशमेंट देगी। बिटना कहती है 1 साल ये बकवास करने के लिए कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने उसको बहुत बुरी तरह मारा, और 1 साल कोर्ट में रोने और बकवास एक्टिंग करने के लिए, तो टोटल 2 साल की सजा। तो मांदो कहता है क्या आप ये कर सकती हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने तो सिर्फ 1 साल की सजा रिक्वेस्ट की थी। बिटना कहती है जज मैं हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी कि कितने साल सजा होगी। तो मांदो कहता है लगता है इस केस से भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा। बिटना फ्रस्ट्रेट होकर कहती है तुमने सही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1 साल में अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। मांदो कहता है ट्रायल के थ्रू ही इंसानों को मारना सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। तो बिटना कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी और तरीके के बारे में सोचा नहीं होगा? क्या तुम जानते नहीं कि मिशन कंप्लीट करने के लिए ट्रायल ही सबसे बेस्ट तरीका है? मांदो कहता है देखिए हमें पहले ट्रायल के थ्रू ऐसे अपराधी को ढूंढना चाहिए जो कि हेल जाना डिजर्व करता है, फिर आप उसको कम से कम सजा दीजिएगा ताकि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाए, फिर हम उसको मार कर हेल भेज देंगे। तो बिटना कहती है अपनी यह बकवास प्लान अपने पास ही रखो। मांदो कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम एक सीरियल किलर को ढूंढे। अगर हम ऐसे इंसान को हेल भेजे जिसने 5 लोगों को मारा हो, अब क्योंकि उसने 5 क्रिमिनल जितना क्राइम किया है तो ये 5 काउंट होगा। तो अगर हम ऐसे सीरियल किलर को ढूंढे जिसने 10 लोगों को मारा हो तो आपका मिशन एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बिटना कहती है क्या ऐसा कोई सीरियल किलर होगा भी जो 10 लोगों को मारने के बाद पकड़ा ना गया हो? मांदो कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरास काफी ज्यादा हो गए हैं, तो इतने सारे क्राइम करके बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर बिटना गुस्से में कहती है अबे वो मदरबोर्ड भाग यहाँ से, बेकार के आइडियाज देता रहता है। तभी उसको हान का कॉल आता है। वो कहता है मुझे आपको जियोंगजुन के बारे में कुछ बताना है। बिटना काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि हान क्या बताना चाहता है। बिटना हान से मिलने आती है तो हान कहता है मैंने खुद देखा था कि जियोंगजुन हंसकर मिन जियोंग के मॉम डैड का मजाक उड़ा रहा था। उसको अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। अगर वो जेल से बाहर आ गया तो वो फिर से कोई क्राइम करेगा। बिटना कहती है तुम ये कहना चाहते हो कि वो बाहर आकर फिर से मिन जियोंग को मारेगा पीटेगा और शायद उसको जान से भी मार सकता है। हान कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, इसीलिए आपको उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, क्योंकि आपने ही कहा था कि सच को बाहर लाना और बुरे लोगों को सजा देना जज का काम है। तो बिटना कहती है अगर ऐसा है तो मिन जियोंग के मॉम डैड से मेरी मीटिंग करवाओ, लेकिन ये मीटिंग तुम्हारे बिना होगी। मैं अकेले में उनसे बात करना चाहती हूँ ताकि मैं विक्टिम और उसकी फैमिली की स्टोरी जान सकूं। फिर अगले सीन में बिटना मिन जियोंग के मॉम डैड के साथ बैठी होती है। बिटना
बिटना कहती है मैं जियोंगजुन के बारे में जानना चाहती हूँ और मिनजियोंग ने नॉन पनिशमेंट लेटर क्यों सबमिट किया। मिनजियोंग की मॉम कहती है वो बहुत डरी हुई है इसलिए उसने लेटर सबमिट किया। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मिनजियोंग अपनी मॉम को फोन पर कह रही थी आपको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, इससे कुछ नहीं बदलने वाला, वो हमेशा के लिए जेल में नहीं रहेगा, जब वो बाहर आएगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो काफी ज्यादा रो रही थी। ये सारी बातें उसकी मॉम बिटना को बताती है। मिनजियोंग के डैड कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने 1 साल की सजा रिक्वेस्ट की है, जब वो 1 साल बाद जेल से बाहर आएगा तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। ये सुनकर बिटना अपने मन में कुछ सोचकर हल्का सा स्माइल करती है। मिनजियोंग के मॉम डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। बिटना कहती है आप चिंता मत करिए, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद बिटना ऑफिस आती है और उसका मूड काफी अच्छा होता है। मांदो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो बिटना उसको अपना प्लान बताती है। मांदो कहता है ये एक इंसान के लिए ज्यादा ब्रूटल नहीं हो गया, तो बिटना कहती है इंसानों के साथ क्या होता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना मिशन कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब बिटना जियोंगजुन को सजा सुनाने वाली होती है। बिटना कहती है जियोंगजुन जिसने विक्टिम को कई बार असॉल्ट किया जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। विक्टिम ने जब रिलेशनशिप खत्म करना चाहा था तो डिफेंडेंट ने उसको बहुत बुरी तरह मारा था। जियोंगजुन ने विक्टिम को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, जो कि एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है, पर विक्टिम ने नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट किया है और जियोंगजुन ने भी अपनी गलती मानी है और उसको अपनी गलतियों पर पछतावा है। इन सब बातों को कंसीडर करते हुए डिफेंडेंट जियोंगजुन को 3 मिलियन वॉन का फाइन पे करना होगा। ये सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोग शॉक्ड जाते हैं, यहाँ तक कि जियोंगजुन भी शॉक में होता है क्योंकि उसको लगा था कि उसको जेल जाना पड़ेगा। मिनजियोंग की मॉम रोने लगती है और कहती है जज ऐसा कैसे कर सकती है, अब हमारी बेटी का क्या होगा। बिटना जब जा रही होती है तो उससे बात करने हान आता है, तो बिटना कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या बात करने आए हो, इसीलिए कुछ मत कहो क्योंकि मैंने लॉ के हिसाब से ही फैसला सुनाया था। हान गुस्से में कहता है आखिर ऐसा लॉ बनाया किसने है, तो बिटना कहती है विक्टिम ने डिफेंडेंट को ऑलरेडी माफ कर दिया है, इसीलिए उसने लेटर सबमिट किया था। हान कहता है आप भी ये जानती है कि उसने ये डर की वजह से किया था, क्या आप उसकी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं कर सकती थी, तो बिटना कहती है जज कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर या फिर कोई माइंड रीडर नहीं होता। हान कहता है आपने कहा था कि उसको उसके किए की सजा मिलेगी, इसका मतलब आपने झूठ कहा था, तो बिटना कहती है तुम्हें जो सोचना है सोच सकते हो, पर एक बात जान लो मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। फिर वो चली जाती है। जियोंगजुन जब डिटेंशन सेंटर से बाहर आता है तो वहाँ पर हान होता है। हान उससे कहता है अगर तुम मिनजियोंग के करीब भी आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। मिनजियोंग के मॉम डैड उससे मिलने आते हैं पर वो डोर नहीं खोलती है। उसके मॉम डैड कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहिए, हमारे साथ घर चलो, पर मिनजियोंग उनके साथ जाने से मना कर देती है और उनको वहाँ से चले जाने को कहती है। वो मिनजियोंग के लिए कुछ खाना लेकर आए होते हैं जो कि वो बाहर ही रख देते हैं। हान कहता है मिनजियोंग तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं बाहर एक स्मार्ट वॉच छोड़कर जा रहा हूँ, अगर कुछ भी हो तो SOS बटन प्रेस कर देना, हम तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनके जाने के बाद मिनजियोंग बाहर आकर खाना और वॉच अंदर ले जाती है। वो अपने मॉम डैड के लाए हुए ब्रेड खाती है और वॉच भी पहन लेती है। अब यहाँ से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। हम हान को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। लंच का टाइम हो जाता है तो हान कहता है मैं मिनजियोंग को चेक करके आता हूँ, तो उसके कलीग्स कहते हैं तुम्हारा हर रोज 3-4 बार जाकर चेक करना जरूरी है क्या? देखो हम जानते हैं कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर इस वक्त हमारे पास और भी काफी सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो मिस किम कहती है ये लोग सही बोल रहे हैं, तुम्हें दूसरे केसेस पर भी ध्यान देना चाहिए। मिनजियोंग को शाम को एक बार जाकर चेक करना काफी रहेगा। फिर हम मिनजियोंग को देखते हैं जो कि खिड़कियों से बाहर लोगों को देख रही होती है। लोग अपने कामों में लगे होते हैं और खुश होते हैं। ये सब देखकर मिनजियोंग को भी अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने का मन करता है, तो वो अपने डैड को कॉल
कॉल करती है और कहती है डैड क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं। वही बिटना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और जियोंगजुन ने अब तक कोई क्राइम नहीं किया है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि बिटना उसी प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रही है जो कि मांदो ने उसको बताया था। जियोंगजुन एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि हेल जाना डिजर्व करता है, इसीलिए बिटना ने उसको कम सजा दी ताकि बाहर रहकर वो फिर से कोई क्राइम करे। इससे उसके पाप और बढ़ जाएंगे, फिर वो उसको मारकर हेल भेज देगी। मांदो कहता है आप अपनी पावर से पता क्यों नहीं कर लेती कि जियोंगजुन अभी क्या कर रहा है। फिर बिटना मिरर में जियोंगजुन का नाम लिखती है तो उनको दिखने लगता है कि जियोंगजुन क्या कर रहा है। जियोंगजुन एक हथौड़ा खरीदता है और काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर बिटना भी स्माइल करने लगती है क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि जियोंगजुन आज ही क्राइम करने वाला है। तो बिटना मांदो से कहती है लगता है मेरा काम पर जाने का टाइम हो गया है। जियोंगजुन मिनजियोंग के अपार्टमेंट आता है और डोर कैम पर टेप चिपका देता है, फिर डोरबेल बजाता है। मिनजियोंग डोर कैम चेक करती है तो उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो वो कहती है डैड बाहर क्या आप हैं, पर कोई जवाब नहीं आता है, जिससे मिनजियोंग काफी डर जाती है और फिर से पूछती है कि बाहर कौन है। तो जियोंगजुन आवाज बदलकर कहता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हान ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। मिनजियोंग जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बाहर जियोंगजुन को देखकर बहुत डर जाती है। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है पर जियोंगजुन अंदर आ जाता है और मिनजियोंग को मारने लगता है। हान ने जो स्मार्ट वॉच उसको दिया था जियोंगजुन उसको तोड़ देता है, फिर वो मिनजियोंग को बहुत बुरी तरह मारता है। मिनजियोंग कहती है तुमने कहा था कि अगर मैं नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट कर दूं तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। जियोंगजुन कहता है हाँ मैंने कहा था, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करने लगा था। अगर तुमने फिर से पुलिस को बुलाया या फिर अपने पेरेंट्स के पास गई तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को जान से मार दूंगा। मैं अभी तो जा रहा हूँ पर मैं फिर से आऊंगा, इतना कहकर चला जाता है। वही बिटना कार के शीशे में सब कुछ देख रही होती है। मिनजियोंग इन चीजों से काफी तंग आ चुकी है तो वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है। उसको सुसाइड करते देखकर बिटना स्माइल करते हुए कहती है ये तो मर गई। जियोंगजुन अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में बिटना उससे मिलती है। बिटना कहती है तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या कहीं से आ रहे हो। जियोंगजुन कहता है आप तो जज है ना, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो बिटना कहती है क्या हम बात करने के लिए किसी शांत जगह पर चले। जियोंगजुन पूछता है आपको क्या बात करनी है। तो बिटना उसको अपने पास आने को कहती है तो जियोंगजुन उसके पास जाता है। बिटना कहती है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और स्माइल करने लगती है। बिटना ने अपना एक हाथ पीछे छुपा कर रखा होता है क्योंकि उसने हाथ में ब्रांड करने वाला चाकू पकड़ा होता है ताकि वो जियोंगजुन को मार कर हेल भेज सके। बिटना जियोंगजुन को मारने ही वाली होती है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हान आ जाता है जिसकी वजह से बिटना को अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ता है। जियोंगजुन कहता है डिटेक्टिव तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो हान कहता है मैं क्यों आया हूँ ये तुम्हें पता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मिनजियोंग से दूर रहना पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जियोंगजुन कहता है जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया था, मैं बिना माँ बाप के पला हूँ इसलिए ऐसा हूँ। तो हान कहता है अपनी बकवास बंद कर, हर अनाथ तुम्हारे जैसा नहीं होता। हान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जियोंगजुन कहता है क्या तुम मुझे मारोगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो हान कहता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ, फिर रिजाइन कर दूंगा। हान उसको पंच मारने जाता है तो बिटना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक डिटेक्टिव को ऐसा नहीं करना चाहिए। हान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता है। तभी वहाँ पर और भी ऑफिसर्स आ जाते हैं तो बिटना उसका हाथ छोड़ देती है। ऑफिसर जियोंगजुन से कहते हैं हमें शक है कि तुम मिनजियोंग को स्टॉक कर रहे हो, इसीलिए पूछताछ के लिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है तो तुम मना भी कर सकते हो। पर जियोंगजुन उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जब ऑफिसर्स जियोंगजुन को लेकर चले जाते हैं तो हान बिटना से कहता है मेरे साथ चलो। बिटना उससे पूछती है कि कहाँ चलना है पर वो नहीं बताता है। जब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हान उससे पूछता है कि वो जियोंगजुन से क्यों मिलने आई थी। बिटना कहती है मुझे बस देखना था कि मैंने जिसको छोड़ दिया वो फिर से कोई क्राइम तो नहीं कर रहा
है। हान बिटना को लेकर मिनजियोंग के अपार्टमेंट आता है। बिटना को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। हान कहता है इस अपार्टमेंट की हालत देखकर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत डिसीजन लिया था? बिटना कहती है नहीं तो। हान कहता है अगर तुमने उसको सिर्फ फाइन चार्ज करके रिलीज ना किया होता तो आज मिनजियोंग के ऊपर फिर से अटैक ना होता। तो बिटना कहती है अगर मैंने उसको 1 साल की सजा दी होती तो क्या 1 साल बाद वो फिर से ऐसा नहीं करता? हान कहता है पर 1 साल तक वो शांति से तो रह पाती और उनके परिवार वाले ऐसा नहीं सोचते कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो बिटना कहती है मैंने तो बस लॉ के हिसाब से अपना काम किया था, इसीलिए तुम्हें मुझे नहीं बल्कि लॉ को ब्लेम करना चाहिए। हान कहता है हम जियोंगजुन के अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो बिटना कहती है अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, उसको तुम पुलिस स्टेशन में कुछ बार बुलाकर भी पूछताछ कर सकते हो। हान कहता है इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है वो डिसाइड करना डिटेक्टिव का काम है, ना कि तुम्हारा। इस बार वो इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा क्योंकि सभी जज तुम्हारे जैसे नहीं होते। ये बात सुनकर बिटना को थोड़ा बुरा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम हान और जियोंगजुन को इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं। हान कहता है तुम मिनजियोंग के अपार्टमेंट में जबरदस्ती क्यों घुसे थे? तो जियोंगजुन कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने खुद दरवाजा खोला था और अंदर आने को कहा था। हान कहता है तुमने मिनजियोंग को मारा पीटा, क्या ये बात कबूल करते हो? पर जियोंगजुन इसका जवाब नहीं देता है। हान पूछता है कि वो हथौड़ा लेकर क्यों गया था? तो जियोंगजुन कहता है मैं ये सोच कर लेकर गया था कि शायद मिनजियोंग को दीवार पर कुछ टांगना हो तो कील ठोकने के काम आ जाएगा। हान कहता है काफी अच्छा बकवास कर लेते हो, जब तुम चले गए थे तो मिनजियोंग ने फांसी लगा ली थी। ये सुनकर जियोंगजुन काफी घबरा जाता है और बार बार पूछने लगता है कि उसको क्या हुआ है, क्या वो मर गई है? हान उसको बताता है कि मिनजियोंग जिंदा है क्योंकि वो लोग टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए थे। ये जानकर जियोंगजुन को थोड़ा रिलीफ फील होता है। हान कहता है अगर वो मर जाती तो मैं उसके बिना कैसे जीता? हान कहता है उसने तुम्हारी वजह से ही जान लेने की कोशिश की। तो जियोंगजुन कहता है वो कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक है, तुम ही बताओ आखिर किस कपल में फाइट नहीं होती है? हान कहता है अपनी ये बकवास कोर्ट में करना कि डेटिंग अब्यूज बस कपल फाइट है। 6 घंटे तक जियोंगजुन को स्टेशन में रखने के बाद उसको छोड़ देते हैं। मिस किम हान से कहती है कि तुम जियोंगजुन के ऊपर नजर रखना, जिसके बाद हान खुद जियोंगजुन को घर छोड़ने आता है। हान फिर से जियोंगजुन को वार्न करता है कि वो मिनजियोंग के करीब न जाए क्योंकि वो उसके ऊपर हर वक्त नजर रखने वाला है, तो अगर पकड़े गए तो बेटा बहुत बुरे फंसोगे। अगले दिन जब बिटना ऑफिस आती है तो मांदो उससे पूछता है कि क्या उसने जियोंगजुन को मार दिया। बिटना उसको बताती है कि वो उसको मारने ही वाली थी पर उसी वक्त वहाँ पर हान आ गया था, जिसकी वजह से उसको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। साथ ही उसको ये भी बताती है कि मिनजियोंग अभी जिंदा है। तो मांदो कहता है अगर जियोंगजुन ने मिनजियोंग को नहीं मारा है तो फिर ये केस हमारे किसी काम का नहीं है। बिटना कहती है नहीं तुम गलत हो, ये केस हमारे काम का है। मिनजियोंग ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि वो मेंटली मर चुकी है, उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची है और ये सब जियोंगजुन की वजह से हुआ है। इसका मतलब उसने मिनजियोंग का मेंटली मर्डर किया है, ये भी एक क्राइम है तो उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। पर बार बार हान मेरे काम के बीच में आ रहा है जिससे मैं अपना काम पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो मांदो कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं उसको ठिकाने लगा दूं? बिटना कहती है लगता है तुम भूल गए हो कि हमें क्या ऑर्डर्स मिले हैं, हमें बस उन्हीं लोगों को मारना है जिन्होंने कोई मर्डर किया है। पर हान ने किसी को नहीं मारा है तो हम उसे नहीं मार सकते, और वैसे भी जब भी वो मुझे चैलेंज करता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर मिस किम को बताता है कि जियोंगजुन का अरेस्ट वारंट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि जियोंगजुन पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। सभी ऑफिसर्स को काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि सब कुछ सामने होते हुए भी वो जियोंगजुन को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके अगले दिन हान चेक करने आता है कि मिनजियोंग और उसके मॉम डैड ठीक है कि नहीं। तभी उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है कि जियोंगजुन की मौत हो गई है। ये जानकर हान शॉक दे जाता है। बिटना अपने ऑफिस आती है तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है। उसकी असिस्टेंट पूछती है कि आखिर बात क्या है, आज वो इतना खुश क्यों है? तो बिटना कहती है मेरा ट्रायल काफी अच्छा गया था। बिटना
बिटना और मांदो एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 12 घंटे पहले क्या हुआ था। मिन जियोंग जियोंगजुन को कॉल करती है और उसको एक जगह पर मिलने आने को कहती है। जियोंगजुन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बिटना होती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जियोंगजुन को फोन मिन जियोंग ने नहीं बल्कि मांदो ने अपनी आवाज बदल कर किया था। मांदो का बस इतना ही काम था तो वो चला जाता है। जियोंगजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बिटना कहती है तुम्हारा असली ट्रायल अब शुरू होता है, क्या तुम कबूल करते हो कि तुमने मिन जियोंग की जान ली है? तो जियोंगजुन कहता है क्या बकवास कर रही हो, वो तो अभी जिंदा है और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। बिटना कहती है ये मैं जज करूंगी कि उसने तुम्हें माफ किया है या फिर नहीं, और ये भी कि वो जिंदा है कि नहीं। तो बताओ क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? बिटना के हाथ में मैजिकली ब्रांड करने वाला चाकू आ जाता है। ये देखकर जियोंगजुन काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बिटना अपनी पावर से उसको अपनी दुनिया में लेकर आ जाती है। फिर वो जियोंगजुन के ऊपर मैजिक करती है जिससे वो मिन जियोंग का कैरेक्टर प्ले करने लगता है। वही बिटना जियोंगजुन का कैरेक्टर प्ले करने लगती है। जियोंगजुन ने मिन जियोंग के साथ जो कुछ भी किया था, उसको जितनी तकलीफ दी थी, उसको जितना टॉर्चर किया था, उसको जितना मारा पीटा था, बिटना वैसा ही जियोंगजुन के साथ करती है। वो उसको बहुत बुरी तरह पनिश करती है। जियोंगजुन मरना नहीं चाहता तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और ये भी कबूल कर लेता है कि उसके जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, जिसके बाद बिटना उसको मार कर हेल भेज देती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उनको जियोंगजुन की डेड बॉडी मिलती है। हान उसके फोरहेड पर एक निशान बना देखता है। खून के निशान देखकर उनको पता चलता है कि बॉडी को ड्रैग करके घर के अंदर से बाहर लाया गया था, पर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर खून का एक भी बूंद नहीं मिलता है। यहाँ तक के घर का एक भी सामान नहीं टूटा होता है, जिससे सभी काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। वही बिटना शॉपिंग करने आई होती है और उसके साथ मांदो भी होता है। मांदो कहता है आप जरा भी चिंता मत करिए, पुलिस को वहाँ पर एक भी सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हेल्थ से 2 लोगों को क्लीनिंग के लिए वहाँ पर भेज दिया था जो कि अपने काम में एक्सपर्ट हैं। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों घर को क्लीन कर रहे थे। घर का जो भी सामान टूटा हुआ था उसको पहले जैसा कर देते हैं। घर में खून का एक भी बूंद नहीं छोड़ते हैं। बिटना के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट सभी मिटा देते हैं। उनके पास अमेजिंग मैजिकल टूल्स होते हैं जिनसे वो सारे सबूत मिटा देते हैं, और उन दोनों ने ही जियोंगजुन की बॉडी को ड्रैग करके घर के बाहर रखा था। मांदो बिटना से कहता है आपने बॉडी को बाहर क्यों रखवाया? तो बिटना कहती है क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपराधी को कैसी सजा मिलनी चाहिए। में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। जियोंगजुन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर ऑफिसर्स को पता चलता है कि जियोंगजुन की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी। उसको चाकू मारा गया था तो बॉडी का सारा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई थी। उनको ये भी पता चलता है कि जियोंगजुन के फोरहेड पर जो निशान बना था उसका मतलब हेल है। वही बिटना मांदो को और भी केसेस ढूंढने को कहती है ताकि जल्द से जल्द अपना मिशन कंप्लीट करके हेल वापस जा सके। मांदो कहता है खूंखार और बेरहम क्रिमिनल्स के बारे में पुलिस को ही पता होता है, क्योंकि वो लोग ही उनको पकड़ने का काम करते हैं। तो आपको ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में पता करने के लिए हान से दोस्ती करनी चाहिए। तो बिटना कहती है मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि उसकी नजर में मैं एक बुरी जज हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसको बताती है कि उसको चीफ ने बुलाया है। बिटना ने जियोंगजुन को सिर्फ फाइन चार्ज करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से चीफ उसको बहुत बातें सुनाते हैं। बिटना ने जो कपड़े पहने होते हैं और काफी सारा मेकअप किया होता है, इसके लिए भी उसको डांट पड़ती है, पर बिटना उनकी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। तो चीफ गुस्से में कहते हैं मैं सिर्फ असेंबली मैन जंग की वजह से इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं इसको कब का निकाल चुका होता। फिर जब बिटना कैंटीन में अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही होती है तो टीवी पर असेंबली मैन जंग के बारे में न्यूज चल रही होती है, तो सभी लोग उनके बारे में ही बात करने लगते हैं। तो बिटना उन सभी से पूछती है कि ये असेंबली मैन जंग कौन है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं क्या एक्सीडेंट के बाद सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तुम आखिर उनको कैसे भूल गई? यहाँ पर बिटना को पता चलता है कि असेंबली मैन जंग के बड़े बेटे के साथ उसकी इंगेजमेंट हुई थी, पर उसने इंगेजमेंट तोड़ दी थी। बिटना धीरे से कहती है अगर ऐसी बात है तो अच्छा ही है कि मुझे याद नहीं है। फिर हम चीफ को देखते हैं जो कि मिस्टर जंग के साथ डिनर करने आए होते हैं। चीफ उनसे कहते हैं एक्सीडेंट के बाद बिटना की याददाश्त चली गई है, पर वो ठीक है। मिस्टर जंग अपने बेटे यंगजिन से कहते हैं तुम उसके एक्स फियांसे हो तो एक्सीडेंट के बाद उससे एक बार तो मिलना चाहिए था। चीफ कहते हैं
एक्सीडेंट के बाद बिटना पूरी तरह बदल गई है। ऐसा लगता है कि वो बिटना नहीं बल्कि कोई और ही है। मिस्टर जंग चीफ को बिटना का ख्याल रखने को कहते हैं, साथ ही अपने बेटे से कहते हैं कि वो एक बार जाकर बिटना से मिल ले। वही बिटना घर आकर ये सोच रही होती है कि उसको क्या करना चाहिए जिससे हान उसको बुरी जज ना समझे। अब यहाँ से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। हान से मिलने मिनजियोंग आती है तो हान उससे पूछता है कि वो कैसी है। मिनजियोंग कहती है मैं ठीक हूँ और मैंने काम पर भी जाना शुरू कर दिया है। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती। तो मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए आपका थैंक यू। वो हान को ये भी बताती है कि जंगजुन के मरने के कुछ दिन बाद जब वो चर्च गई थी तो उससे मिलने बिटना आई थी और उसने उससे कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे उसके अंदर जीने की उम्मीद जगी थी। हान जब घर जा रहा होता है तो वो बिटना के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी रास्ते में उसको बिटना मिल जाती है। बिटना कहती है मैं तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी तो तुम्हारे कलीग से मुझे पता चला कि तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? लेकिन हान मना कर देता है तो बिटना जिद पर अड़ जाती है कि उसको ड्रिंक करना ही पड़ेगा। हान उसके जिद के आगे टिक नहीं पाता है और ड्रिंक करने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। हान कहता है मैं मिनजियोंग से मिला था, वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। तो बिटना कहती है जरूर उसने मेरे बारे में बुराई की होगी। हान कहता है ऐसा नहीं है, उसको तुम्हारी बातें अच्छी लगी थी, तुम्हारी बातों से उसको जीने की उम्मीद मिली। तो बिटना कहती है ये सब जानकर अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हान कहता है मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। बिटना हान को काफी ड्रिंक कराती है और उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसा केस है जो कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? क्या कोई ऐसा ब्रूटल किलर है जिसको तुम पकड़ नहीं पा रहे हो? तो हान कहता है हाँ बहुत सारे हैं पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। बिटना उसको और ज्यादा पिलाती है और कुछ क्रिमिनल्स का नाम पूछती है। तो हान कहता है ठीक है मैं एक नाम बताता हूँ पर किसी को बताना मत। वो उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि उसने 3 लोगों की जान ली है। बिटना ये सुनकर काफी हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो 3 लोगों को मार कर डिटेक्टिव कैसे बन गया? तो हान बताता है कि उस वक्त वो काफी छोटा था। बिटना पूछती है कि क्या उनके परिवार वालों ने तुम्हें माफ कर दिया है? तो हान कहता है वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बिटना पूछती है कि क्या वो अपना क्राइम कबूल कर रहा है? तो हान कहता है हाँ मैंने जो गुनाह किए हैं उसके लिए मैं हेल जाना डिजर्व करता हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बिटना पूछती है क्या मैं उन लोगों के फैमिली मेंबर से मिल सकती हूँ? तो हान कहता है तुम उसके बगल में ही बैठी हो। फिर वो नशे की हालत में टेबल पर ही सो जाता है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसके बाद रात को जब हान की नींद खुलती है तो बिटना उससे पूछती है कि उसने जो कुछ भी बताया था क्या वो सच है? हान कहता है क्या तुम ये सारी बातें सीक्रेट रख सकती हो? तो बिटना कहती है मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो पर तुमने तो 3 लोगों को मारा है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम सच में हेल जाना डिजर्व करते हो। फिर वो ब्रांड चाकू से उसको स्टैब कर देती है। फिर हमें हान के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो गार्डन में बैठकर अपने मॉम डैड के लिए पेपर से फ्लावर्स बनाता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके मॉम डैड जमीन पर मरे पड़े होते हैं। घर में हर जगह खून बिखरा होता है। ये सब देखकर हान शॉक्ड हो जाता है। तभी वो घर के अंदर एक आदमी को देखता है। हान को समझ आ जाता है कि इस आदमी ने ही उसके मॉम डैड का ब्रूटली मर्डर किया है। वो आदमी हान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। हान की मॉम अब भी जिंदा होती है तो वो हान को भाग जाने को कहती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। बिटना हान को चाकू मार देती है तो काफी ज्यादा खून बहने की वजह से हान की मौत हो जाती है। बिटना काफी ज्यादा हंसने लगती है और जब वो हान की आत्मा को हेल भेजने जाती है उसी वक्त वहाँ पर बेल आ जाता है। बेल बिटना को बताता है कि हान कोई अपराधी नहीं था, उसने गलत इंसान को पनिश किया। हान फिर से जिंदा तो हो जाएगा पर तुमने गलती की जिसकी तुम्हें सजा भुगतनी होगी। बेल उसकी सजा बढ़ा देता है। अब उसको 1 साल के अंदर 20 क्रिमिनल को हेल भेजना होगा। बिटना मरना नहीं चाहती तो वो मना नहीं कर पाती है। बेल के जाने के बाद हान फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बॉडी से जितना भी ब्लड बाहर आया था सब उसकी बॉडी में वापस चला जाता है और चाकू का घाव भी ठीक हो जाता है। हान काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर उसके साथ हुआ क्या था। बिटना उसके सामने आकर अपना हाथ आगे करती है ताकि हान उसको अरेस्ट कर ले। फिर अगले सीन में हम हान और बिटना को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और बिटना के
हाथों में हथकड़ी लगी होती है। कल रात को क्या हुआ था हान मिस किम और बाकी के ऑफिसर्स को बताता है। मिस किम हान का अल्कोहल टेस्ट लेती है तो मिस किम को पता चलता है कि हान का नशा अब तक उतरा नहीं है। किसी को भी हान की बातों पर यकीन नहीं होता है। उसके कॉलीग्स कहते हैं अगर इन्होंने चाकू मारकर तुम्हें जान से मार दिया था तो तुम जिंदा कैसे हो। हान बार बार कह रहा होता है कि वो सच बोल रहा है पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। ये सब देखकर बिटना काफी मुस्कुरा रही होती है। मिस किम हान से कहती है तुम्हें ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए, नशे में तुम कुछ भी इमेजिन करने लगते हो। मिस किम और ऑफिसर्स हान की तरफ से बिटना से माफी मांगते हैं और हथकड़ी खोल देते हैं। फिर बिटना स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। बिटना मांदो से मिलती है और उसको सारी बातें बताती है कि हान को मारने के बाद क्या हुआ था। तो मांदो कहता है उसको मारने से पहले आपको श्योर कर लेना चाहिए था कि वो मर्डरर है कि नहीं। जिस पे बिटना कहती है इसमें तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुमने ही मुझे आइडिया दिया था कि मुझे हान से दोस्ती करके क्रिमिनल्स के बारे में पता करना चाहिए। अगर तुमने आइडिया नहीं दिया होता तो मैं वैसा कुछ करती ही नहीं। तो मांदो कहता है आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, अपनी खुद की गलती मुझ पर थोप रही हैं। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की एक वेटर बिटना पर चाकू तान देती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम आरोंग है, पर इस ह्यूमन बॉडी को हेल की एक डीमन सोल्जर ने पोजेस्ड किया है जिसका नाम ग्रेमोनी है। बिटना की आत्मा हेल से भाग रही थी तो उसको पकड़ने का काम ग्रेमोनी का था, पर वो उसको पकड़ नहीं पाई थी जिससे वो हेल से भाग गई थी। वो अपने काम में नाकाम रही थी तो बेल ने उसको भी सजा काटने के लिए अर्थ पर भेजा है। ग्रेमोनी को लग रहा होता है कि बिटना की आत्मा अपने बॉडी में वापस आ गई थी जिसकी वजह से वो इस वक्त जिंदा है। पर जब मांदो से उसको पता चलता है कि बिटना की बॉडी में जस्टिका है तो वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उससे माफी मांगती है। पर वो काफी ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि वो जस्टिका को अपना हीरो मानती है। फिर वो तीनों किसी और जगह पर आकर बात करने लगते हैं। ग्रेमोनी को पता चलता है कि जस्टिका यहाँ अर्थ पर क्या करने आई है तो वो जस्टिका की मदद करने का डिसाइड करती है और साथ ही वो अपना पनिशमेंट भी पूरा करेगी। फिर हम असेंबली मैन जंग के बेटे यंग जिन को देखते हैं। बिटना जिस एरिया में रहती है उस एरिया का रीडेवलपमेंट का काम यंग जिन की कंपनी को मिला है। उससे मिलने मिस्टर जंग आते हैं और रीडेवलपमेंट का काम कैसा चल रहा है पूछते हैं। यंग जिन उनको बताता है कि वहाँ के लगभग सभी लोग मान गए हैं पर वहाँ की हुआंगचियोन विला की ऑनर इसके खिलाफ है। मिस्टर जंग कहते हैं क्या तुमने वहाँ के किराएदारों को मनाने की कोशिश की। तो यंग जिन कहता है हमने सभी किराएदारों को कांटेक्ट कर लिया है पर एक को मनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और वो जज कांग बिटना है। मिस्टर जंग कहते हैं आखिर बिटना वहाँ पर क्यों रह रही है। तो यंग जिन कहता है मुझे नहीं पता, शायद एक्सीडेंट के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जियोंगजुन के केस पर काम कर रहे होते हैं। तभी मिस किम कहती है क्या हमें हान के बदले उस जज की बातों पर यकीन करना चाहिए। ऑफिसर कहते हैं हान ने पी रखी थी और उसने जो बातें बताई थी वैसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में जज बिटना की बातों पर यकीन करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो मिस किम कहती है तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, मुझे भी हान की बातों पर यकीन नहीं है पर जज बिटना के बारे में कुछ तो अजीब है, वो आम इंसान लगती ही नहीं है। फिर हम हान को हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास देखते हैं। वो यहाँ पर मिस किम के कहने पर आया है। हान डॉक्टर को वो सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ हुआ था पर डॉक्टर भी उसके ऊपर यकीन नहीं करती है। डॉक्टर उसको बताती है कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। हान के ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसको खुद पर पूरा यकीन है कि उसके साथ वो सब सच में हुआ था। हॉस्पिटल में उससे मिलने बिटना आती है और कहती है मैंने बताया था ना कि डॉक्टर्स पागल हैं। मुझे पता है कि उन्होंने जिस बीमारी के बारे में तुम्हें बताया है वो डी से स्टार्ट होता है। फिर वो दोनों एक नदी के पास आ जाते हैं ताकि शांति से बात कर सके। हान उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो बिटना उसको बताती है कि उसका नाम जस्टिका है, वो एक डीमन है और हेल से यहाँ पर आई है। उसने जज बिटना की बॉडी को पोजेस्ड किया है जो कि 3 महीने पहले मर चुकी है। जिसपे हान कहता है तुम्हें
क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बातों पर यकीन कर लूंगा? तो बिटना कहती है तुम्हें तो याद ही होगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। फिर बिटना अपनी पावर से वही चाकू लाती है जिससे उसने हान को मारा था। पास में सीसीटीवी कैमरा होता है जिसको बिटना अपनी पावर से ब्लास्ट कर देती है। ये सब देखकर हान काफी शॉक्ड और डरा हुआ होता है। हान सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है पर बिटना जान जाती है तो वो रिकॉर्डिंग उसके फोन से डिलीट कर देती है। हान उससे पूछता है कि क्या उस दिन मुझे मारने के लिए तुम मुझसे मिलने आई थी? तो बिटना कहती है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो बस एक एक्सीडेंट था जो कि नशे की हालत में मुझसे हो गई थी। जिसके बाद बिटना हान को धमकाती है। वो कहती है अपनी जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों को बताते फिर रहे हो कि बिटना ने तुम्हारी जान ली थी तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगी, और वैसे भी तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला, तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इतना कहकर वो चली जाती है। हान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। हान उसी जगह पर आता है जहाँ पर बिटना ने उसको मारा था। वो सोच रहा होता है कि आखिर बिटना ने वो सब कैसे किया था। फिर वो बिटना और डीमंस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसके बाद वो अपने बचपन की बात याद करता है। हान पुलिस स्टेशन में होता है और ऑफिसर्स को बता रहा होता है कि जब वो घर गया था तो उसने क्या देखा था, उसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। पर ऑफिसर्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वो 3 बार अपना बयान चेंज कर चुका है। जिसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि कार से अपने घर जा रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम जीहू है और उसके डैड पीछे बैठे होते हैं जो कि नशे की हालत में होते हैं। उसकी मॉम ड्राइव कर रही होती है पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी खाई में गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। गाड़ी डूब रही होती है तो जीहू के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं तुम जीहू को लेकर सनरूफ से निकल जाओ, क्योंकि उनका सीट बेल्ट खुल नहीं रहा होता है। तो जीहू की मॉम उसको लेकर किनारे पर चली जाती है। जब जीहू के डैड का सीट बेल्ट खुल जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का डोर और सनरूफ लॉक्ड हो चुका होता है। जीहू की मॉम अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आती है पर बचा नहीं पाती है। जीहू के डैड की मौत हो जाती है। फिर हमें उनके फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। जीहू की दादी अपनी बहू सेजू को पीट रही होती है और कह रही होती है कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, तुम ही खूनी हो। साथ ही अपने पोते से कहती है तुम मेरे साथ घर चलो। तो सेजू कहती है आपको जो चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर मैं अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। इसी तरह यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा होता है और ये मामला कोर्ट में पहुँच जाता है। कुछ दिन पहले जीहू की दादी सेजू को बताए बिना जीहू को अपने साथ ले गई थी, पर उन्होंने अब तक जीहू को वापस नहीं किया है, इसीलिए सेजू ने उनके ऊपर केस कर दिया है। इस केस की जज इंचार्ज बिटना होती है और ये ट्रायल देखने हान भी आता है। प्रोसिक्यूटर जीहू की दादी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जीहू को किडनैप किया है। तो जीहू की दादी प्रोसिक्यूटर पर चिल्लाकर कहती है तुम्हारा अभी कोई पोता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। मैं तो बस उसको अपने साथ घर लेकर गई थी, इसको तुम किडनैपिंग कैसे कह सकते हो। उनकी लॉयर जज से कहती है माफ करिएगा, मेरी क्लाइंट पहली बार कोर्ट में आई है, इसलिए उनको पता नहीं है कि कोर्ट में कैसे बिहेव करते हैं। ये सुनकर जीहू की दादी अपने लॉयर पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम मेरे साइड हो कि किसी और के साइड, अगर तुम मेरी साइड नहीं ले सकती तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो बिटना उनसे कहती है आप शांत हो जाइए, अगर आप ऐसे ही चिल्लाती रही तो मुझे आपको कोर्ट से बाहर करना पड़ेगा। जीहू की दादी बिटना पर भी गुस्सा करती है और कहती है क्या तुम सभी मिले हुए हो और मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो औरत पीछे बैठी है वो मेरे पोते की सौतेली माँ है, उसने ही मेरे बेटे को मारा है और अब मेरे पोते को भी मुझसे छीनना चाहती है। आखिर मैं अपने पोते को एक पराई औरत को कैसे दे दूं? मैं तो बस उसको अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसको पालना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे कानून में इसको क्राइम कहते हैं? तो बिटना कहती है आपके पास लीगली कस्टडी नहीं है तो ये क्राइम ही है। ये सुनकर दादी और भड़क जाती है और कहती है ये कैसा कानून है, मैं अपने ही बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती और कोई दूसरी औरत मेरे खुद के बच्चे के लिए ही मुझ पर केस कर देती है, क्या इसी को न्याय कहते हैं? तो बिटना कहती है मैं इसीलिए तो यहाँ पर बैठी हूँ ताकि पता कर सकूँ कि आप अपराधी
है कि नहीं, तो प्लीज आप शांत हो जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। पर दादी शांत नहीं बैठती है और कहती है तुम जज हो कि फ्रॉड हो, इतनी समझदार दिखती हो पर तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। दादी कोर्ट में काफी ज्यादा हंगामा कर रही होती है जिसकी वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। तो बिटना दादी को बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। जब दादी को बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो जाते वक्त भी वो सेजू को काफी पीटती है और कहती है तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, उसके मरने के बाद तुम्हें इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे जो मिलेंगे। ये सुनते ही बिटना केस में इंटरेस्टेड हो जाती है। दादी की बातों से पता चलता है कि सेजू का इससे पहले भी एक हस्बैंड था, वो भी अचानक मर गया था, तो उसका अपार्टमेंट और इंश्योरेंस के पैसे सेजू को मिला था। ये सारी बातें जानकर बिटना स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है लगता है ये केस काम का है। हान बिटना को स्माइल करते हुए देख लेता है। ट्रायल खत्म होने के बाद बिटना अपने ऑफिस में आती है और मांदो से कहती है उस औरत को बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिलने वाला है, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सेजू का नाम मिरर में लिखती है तो वो सेजू को रोते हुए कोर्ट से जाते हुए देखती है। मांदो कहता है क्या तुम्हें इस बेचारी पर दया नहीं आ रही है? तो बिटना कहती है ये बेचारी है या फिर नहीं, यही तो पता करना है। और वैसे मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं भी काफी काइंड हूँ, मुझे अब काम पर लग जाना चाहिए। तभी उसको हान का कॉल आता है पर वो कॉल कट कर देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो बाहर हान खड़ा होता है। हान उसको लंच के लिए इनवाइट करता है पर वो मना कर देती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ भूल जाना और मेरे पीछे मत आना। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक डीमन हूँ? हान कहता है मैं नहीं भूला हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि आखिर उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बिटना कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, और काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम सेजू को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है और इस वक्त वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी उससे मिलने के लिए बिटना आती है तो वो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। बिटना उससे पूछती है कि तुम्हारी सास ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा था क्या वो सही है? तो सेजू उसको अपनी कहानी बताती है। वो कहती है मेरे पहले पति अंधे हो गए थे और जब हम दोनों हाइकिंग पर गए थे तो खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह से मैं काफी ज्यादा टूट गई थी, इसीलिए मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ही जीहू की टीचर थी तो उसके डैड से अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती थी और ऐसे ही मिलते मिलते न जाने कब हम दोनों को प्यार हो गया। जीहू को मैं पसंद थी और मैं भी उसको अपना बेटा ही मानती थी, तो हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ये सब हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। बिटना कहती है तुम आखिर सौतेले बेटे को क्यों पालना चाहती हो, उसको अपनी दादी के पास छोड़ दो ना। तो सेजू कहती है मेरे पति जब 5 साल के थे तो उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया था, फिर वो 30 साल बाद वापस लौटी और जीहू का फायदा उठाकर अपने बेटे से पैसे मांगती रहती थी। तो मैं जीहू को ऐसी औरत के पास कैसे छोड़ दूं? भले ही मैं जीहू की अपनी माँ नहीं हूँ पर मैं उसको अपना बेटा ही मानती हूँ। सेजू रोते हुए कहती है आप प्लीज जीहू की खातिर मुझे इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। फिर जब बिटना वहाँ से जा रही होती है तो हान कहता है क्या सेजू से तुम्हारी बात हो गई? बिटना कहती है क्या तुम कोई स्टॉकर हो, मैंने पीछा करने से मना किया था ना। तो हान कहता है अगर मैं स्टॉकर हूँ तो तुम क्या हो, एक मर्डरर? बिटना गुस्सा हो जाती है और हान का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है लगता है तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो गया है। फिर वो उसका गला दबाने लगती है पर हान जरा भी नहीं डरता और स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे नहीं मार सकती, सही कहा ना, तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। जब मैं जियोंगजुन के ऊपर हाथ उठाने वाला था तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, उस वक्त तुम्हारे हाथ में बहुत ताकत थी पर अब नहीं है। इसका मतलब जरूर कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार सकती। बिटना कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो हान कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? बिटना को गुस्सा आ जाता है तो वो हान को पंच मारने जाती है पर तभी वहाँ से बच्चे जा रहे होते हैं तो बिटना रुक जाती है और कहती है शुक्र मनाओ कि बच्चों ने तुम्हारी जान बचा ली। बिटना वहाँ से निकल रही होती है तो हान भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं भी इस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। बिटना को समझ आ जाता है कि हान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला तो वो कार ड्राइव करने लगती है। हान कहता है मुझे भी सेजू पर शक है, उसके पहले पति के मरने के बाद उसको इंश्योरेंस के पैसे मिले थे जो कि 500 मिलियन वॉन थे और अब इस पति के मरने के बाद उसको 300 मिलियन वॉन मिलेंगे और उसके बेटे को 1.2 बिलियन वॉन मिलेंगे। अगर वो बच्चे को अपने साथ रखती है तो इससे सेजू का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बिटना पूछती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो हान कहता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और
इस तरह से मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। बिटना कहती है लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो हान कहता है मैं फिलहाल छुट्टी पर हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने मुझे चाकू जो मारा था। बिटना अपने अपार्टमेंट पहुँच जाती है और हान को खुद ही घर चले जाने को कहती है। हान कहता है तुम उस दादी से भी मिलने वाली हो ना, क्योंकि मैंने देखा है कि सच जानने के लिए तुम विक्टिम और डिफेंडेंट दोनों से मिलती हो। तो बिटना कहती है मुझे कोई सच्चाई नहीं जाननी, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। हान कहता है देखो तुम्हें केस की सच्चाई जाननी है और मुझे उस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था वो, इसीलिए चलो साथ में काम करते हैं। बिटना उसको कोई जवाब नहीं देती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन बिटना दादी से मिलने जाने के लिए बाहर आती है तो हान वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। दरअसल हान का कोई घर नहीं है, वो वैन हाउस में रहता है। वो रात को वैन लेकर यहाँ पर आ गया था और पूरी रात यहीं पर था ताकि वो भी बिटना के साथ दादी से मिलने जा सके। बिटना को पता चल जाता है कि हान ने अपने पॉकेट में पेन कैमरा छुपा कर रखा है जो कि वो ले लेती है। बिटना इस बार हान की वैन से जाने का डिसाइड करती है, पर सबसे पहले वो वैन का डैश कैम ब्लास्ट कर देती है ताकि हान कोई सबूत ना जुटा पाए। फिर वो दोनों दादी से मिलने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।